हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर, जिसका टॉपिक रहेगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या, और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय गुटों से दूर रहना है। मतलब ये किसी भी गुट के साथ न लेना देना, न किसी तरह का सामर्थ्य प्रदान करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जिसका गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। इन गुटों में को बट रहे देशों को अपने अलग रखने के लिए था, यानी अपने आप को किसी भी देश के या किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं करना था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो इसी के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों से गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। जो गुटनिरपेक्ष था वो किसी भी महाशक्तियों के साथ सामर्थ्य प्रदान नहीं करते थे और किसी भी गुटनिरपेक्ष में शामिल न होना चाहते थे। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं था, परंतु सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार रखते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जितने भी देख रेख के अंदर ही काम करते थे, उनसे जो भी हो सके उतना वो मदद ले सकते थे। और इनमें अंतर्राष्ट्रीय मामला जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के जो सरकारें होती थी उनको हेल्प करते थे, जो छोटे छोटे देशों को। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ उन्हें सरोकार रखना पड़ता था। इसी के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो निर्माण थी, जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था, जो कि भारत से जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्रांच टिटो यूगोस्लेविया और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से इन तीनों ने बांडुंग में एक सफल बैठक की, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधाराओं का उदय हुआ। इसी के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जो कि हमारा जो 5 जो संस्थापक गुटनिरपेक्ष का संस्थापक नेता थे, जो पहला जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, और दूसरा गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र से थे, और एन क्रोमा जो घाना से थे, और जोसेफ ब्रॉस टिटो जो यूगोस्लाविया और सुकर्नो इंडोनेशिया से थे। ये पांचों गुटनिरपेक्ष देश बनाने वाला संस्थापक थे, जो पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, जिनमें 25 देश शामिल हुए और 14वें सम्मेलन में 166 सदस्य देश हैं, और इसके अतिरिक्त 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। इसी के साथ साथ हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नीतियाँ और क्या थी और कैसी थी। तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति पंचशील यानी 5 सिद्धांतों पर आधारित थी, जो कि हमारे सामने निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सम्मान करना, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी अहिंसा और किसी भी प्रकार से किसी भी अपने देश की क्षेत्रीय के बीच में खंडन न होना। एक दूसरे की जो अगला पॉइंट है, एक दूसरे की सैन्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कि देश के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही, कोई कमजोरी का पता ना लगाए और उनकी कोई फ़ायदा ना उठाए। इसी के साथ साथ आपसी सहमति, यानी आपसी जो बीच में जो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ समानता और पारस्परिक लाभ होना चाहिए, जिससे कि वह एक विकास की ओर अग्रसर हो और आगे बढ़े, और साथ ही साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आर्थिक सहयोग मिले, जिससे कि वह देश आंतरिक रूप से भी विकसित बन जाए और बाहरी रूप से भी दिखाई दें, और वह देश आगे तरक्की पे चले, जिसकी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ हम अगली नीति के बारे में बात करें, पृथकवाद। पृथकवाद का मतलब होता है कि पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसे नीतियों से है, जब जो भी गुटनिरपेक्ष की जो संस्थापक थे, जब गुटनिरपेक्ष का निर्माण हो रहा था, तो ऐसा वहाँ पे बातचीत किया गया कि कहीं हमारा जो गुटनिरपेक्ष पृथकवाद तो नहीं है। तो इसका अभिप्राय ऐसे नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है। दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देशों से कोई संबंध नहीं रखता है। जो हमारा जो गुटनिरपेक्ष था वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंध रखते थे, जबकि अन्य जो छोटे से देश थे उनसे संबंध नहीं रखा करते थे। तो जो इसमें हमारी जो बात आता है, क्या गुटनिरपेक्षता पृथकवाद है? तो गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसे नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है।
अब जैसे पृथकवाद में हमने ऊपर पढ़ा कि दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता है, यानी वो किसी भी प्रकार से न राजनीतिक न आर्थिक किसी भी प्रकार से उनको सहयोग संबंध नहीं होता है। जबकि गुट केवल दोनों महाशक्तियों गुटों से दूर रहने से संबंधित थी। बाकी सभी देशों से गुट निरपेक्ष देश अच्छे संबंध थे, जो गुट निरपेक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसको सहयोग करते थे। इसी के साथ साथ जो एक और बात निकल के आती है तटस्थता के बारे में। तटस्थता क्या अभिप्राय है हम जान लेते हैं। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल न होना। तटस्थता देश में युद्ध से हिस्सा लेते हैं और ना ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते हैं। तो हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष तटस्थतावाद था या है। तो गुट निरपेक्ष तटस्थतावाद नहीं है, क्योंकि तटस्थ देश वह देश होता है जिसमें युद्ध होने या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह युद्ध हिस्सा लेते हैं या समाप्त करवाते हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो कोई कदम नहीं उठाता है। तटस्थतावाद का मतलब होता है, अगर हम बात करें गुट निरपेक्षता की, तो गुट निरपेक्षता की इसमें शामिल सभी देशों के युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं और नहीं लिया था, परंतु उसे शांत करवाने के लिए निरंतर कदम उठाएं, परंतु उसको जो बचाने के लिए अपने हर एक कदम उठाते हैं। और गुट निरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम के समर्थन और विरोध करती हैं, गलत का विरोध किया करती हैं, जिससे कि उनको आगे चल के कोई हानियां न हो, और यह युद्ध शांत करवाने के लिए उनका भूमिका को दर्शाता है। इसी के साथ साथ गुट निरपेक्षता और भारत की क्या संबंध हुआ और इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो गुट निरपेक्षता में शामिल होने से भारत की क्या निम्नलिखित फ़ायदे हुए। तो पहला इसमें फ़ायदा हुआ स्वतंत्र विदेश नीति, जो एक पर किसी भी विदेशी या बाहरी जो दबदबा था वो किसी का नहीं था। वो पूर्ण रूप से किसी भी तरह से वो अपना निर्णय ले सकता था, डील कर सकता था। दोनों महाशक्तियों का समर्थन, यानी वो किसी भी महाशक्तियों में जाके दूसरी महाशक्तियों के प्रति अपना विरोध जाहिर कर सकता था, परंतु वो ऐसा नहीं किया और दोनों महाशक्तियों का उन्हें समर्थन मिला, अमेरिका और रूस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, क्योंकि जब विश्व गुट निरपेक्षता का जो भाग लिए थे उनमें से भी हमारे देश के एक नेता थे जवाहरलाल नेहरू, जिसके कारण उनको ये पद मिला। एक महाशक्ति, जो अगला पॉइंट है, एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरी महाशक्तियों का समर्थन मिलता था, जिसमें कि अगर कोई वो महाशक्तियाँ किसी दूसरे देश पर दबदबा कायम करता है तो वो आसानी से जो पहले महाशक्तियों में जाके उस महाशक्तियों के बीच में जो भी है लड़ाई हिंसा है उनमें डील कर सकता था और उनको शांत करवाने की संभावना होती थी। अन्य विकासशील देशों का सहयोग मिला, जो विकास कर रहे थे उनसे भी सहयोग मिला, जिससे कि ये भी देश आगे चल के कुछ विकसित हो जाएं। तो इसी के साथ साथ जो गुट निरपेक्ष जो संस्थापक थे और कुछ लोग कह रहे थे कि भारत की जो नीतियाँ थी वो आलोचनादायक है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, भारत के नीचे स्थिरता नहीं है, यानी जो भारत है वो किसी के साथ मतलब ऐसा लगता था कि गुट निरपेक्ष है ही नहीं। और दूसरा पॉइंट है, भारत की नीति सिद्धांत विहीन है, यानी भारत के अंदर जो नीतियां हैं उनके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश कर रहे थे कि वो हरदम अपने आप को मतलब बचाते थे। 1971 में सोवियत संघ द्वारा ली गई मदद गुट निरपेक्षता का उल्लंघन माना गया, क्योंकि गुट निरपेक्ष वो किसी भी शक्ति किसी भी देश के साथ वो समर्थन नहीं कर सकती थी। दोनों महाशक्तियों द्वारा लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई, उनको ये कहने की कि भाई अमेरिका के साथ हो या सोवियत संघ के साथ हो, परंतु वो किसी के साथ नहीं रहते थे। तो ऐसा लगता था कि दोनों महाशक्तियों से उन्हें लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम बात करते हैं इसी के साथ साथ गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता से अभिप्राय आज के समय गुट निरपेक्षता की ज़रूरत, यानी बहुत सी विद्वानों को यह मानना था कि वर्तमान में गुट निरपेक्षता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था। अब शीत युद्ध खत्म हो चुकी, इसलिए गुट निरपेक्ष अब प्रासंगिक है, व्यर्थ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि ज़रूरत, यानी गुट निरपेक्ष अप्रासंगिक यानी व्यर्थ है। पर वह देश जो गुट निरपेक्षता में शामिल है उनका इस बारे में अलग ही विचार है।
तो इसी के साथ साथ गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, गुटनिरपेक्षता आज के समय में प्रासंगिकता यानी उपयोगिता और ज़रूरत कैसे पड़ा, यानी पहला पॉइंट रहेगा शांति को बढ़ावा देना, दूसरा विकास को बढ़ावा देना और जैसे डेवलपमेंट करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की जागरूकता पैदा करना, छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और साथ ही साथ पर्यावरण और आतंकवाद जैसे समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सक्षम रहना। तो इसी के बाद हमारा जो गुटनिरपेक्षता की जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये समाप्त होता है। और हाँ, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें और साझा ज़रूर करें और कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।